नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खास तौर से हम बात करेंगे जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसमें कीट प्रबंधन की, और साथ ही खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं इसमें रोग प्रबंधन की। तो आज के विषय आपने जान लिए हैं। दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800 11 3060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800 11 3061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी मुलाकात इंतजाम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SK सिंह जी जो कि निदेशक हैं कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान से। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया, आज हम खासतौर से बात करने जा रहे हैं जो हमारी खरीफ की फसलें हैं इसमें कैसे आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं। और कीटों की जो समस्या है उसके ज़रिए किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान की लागत बढ़ जाती है, लेकिन कैसे हम लागत को कम कर सकते हैं और जो कीट हैं उनका भी प्रबंधन किया जाए, उनकी भी रोकथाम हो। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर सुभाष आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से किसान की लागत बढ़ जाती है जब कीटों की समस्या सामने आती है। तो ऐसा है कि जब हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो आजकल हम सिर्फ कीटनाशियों की बात नहीं करके समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि किसान भाई सिर्फ कीटनाशियों पर ही निर्भर रहते हैं, तो उनका अत्यधिक प्रयोग करते हैं जिससे लागत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप फसल की निगरानी करते रहें और जब ज़रूरत हो तभी कीटनाशियों का प्रयोग करें, क्योंकि और दूसरे भी तरीके होते हैं जो कम खर्च लागत से हम कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यानी अलग अलग तरीके हैं लेकिन इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आज विस्तार से इस कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देंगे कीट प्रबंधन को लेकर, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों में लगी फसलों की उचित देखभाल जरूरी है। इस समय फसलों में तरह तरह के कीट लगने की आशंका रहती है। धान में तना छेदकों की 2-3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पीला और गुलाबी तना छेदक मुख्य है। पीला तना छेदक धान में लगने वाला विशेष कीट है। गुलाबी तना छेदक बहु फसल भोगी होते हैं और धान गेहूं फसल चक्र में इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। पीला तना छेदक धान में लगने वाला विशेष कीट है। गुलाबी तना छेदक बहु फसल भोगी होते हैं और धान गेहूं फसल चक्र में इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्विनोल फॉस 20 EC प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर 3 से 4 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव करें। अरहर में पलम मौत कीट के हमले की आशंका रहती है। इस कीट का शिशु शुरू में पत्तियों को खाता है और बाद में पहली को छेद कर बीजों को खा जाता है। अरहर में फल मक्खी के लगने की आशंका भी रहती है। मादा कीट फली में छेद कर अंडे देती है। 3 से 4 दिनों में अंडे फूटने पर शिशु यानी मैगट निकलता है, जो पानी को रेशमी धागों से चिपका लेता है और उसे ही खुरच कर खाता है। इससे बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावित जगह पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। खरीफ फसलों में तना छेदक कीट लगने की भी आशंका रहती है। छोटे ग्रसित पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। बड़े पौधे मरते नहीं, ये बौने रह जाते हैं और इनमें फल कम लगते हैं। बैंगन में तना और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए 5% नीम बीज अर्क या डेल्टामेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर फूल आने से पहले छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें।
तो जाना आपने कौन कौन से प्रमुख कीटों की समस्या रह सकती है फसलों में, और इसके लिए ज़रूरी यही कि आप लगातार निगरानी करते रहें। और जो हमारे किसान रसायन का छिड़काव करने लगते हैं एकदम से, ये भी सही नहीं है। एक आखिरी विकल्प के तौर पर आपको रसायन को रखना होगा, उससे पहले भी कई विकल्प आपके पास हैं, उस बारे में आप विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। अब चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं, कई तरह के जो रोग हैं वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, और इसके ज़रिए जो उपज है वो भी हमारी प्रभावित होने लगती है। कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो एक उचित प्रबंधन अपनाएं? जी, विशेष करके देखिए दलहनी जो हमारी फसलें हैं, इनमें जो अगर हम देखते हैं, जैसे अरहर की एक फसल है जो कि पूरे देश में अरहर की फसल उगाई जाती है। जी। और अरहर जो है 3 प्रकार की है। एक तो कम अवधि की अरहर है जो 130 से 140 दिन में होती है, जो हमारा दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जहाँ सिंचित साधन हमारे अरहर के बाद गेहूं की खेती करने की संस्तुति की गई। दूसरी जो है वो मध्यम अवधि की है, जो कि हमारे देश के 80%, जो लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया, उसके 80% भूभाग में, जिसमें कि महाराष्ट्र लीडर है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उस मध्यम अवधि की अरहर जो 140 से 180 दिन में पक के तैयार होती है। तीसरी अरहर है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर जिनको दीर्घकालीन अरहर, जो 240 से 270 दिन में पक के तैयार होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी है, एक तो बंझा रोग, पौधे जो है पूरी तरीके से उसमें पत्तियां छोटी छोटी पीले पीले रहते हैं, उसमें कोई फूल और फली लगती ही नहीं। जी। तो कभी कभी इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि 40 से 50% तक उत्पादकता में पूरी तरीके से गिरावट आ जाती है। दूसरा जो प्रमुख रोग है अरहर का, उपछा बीमारी। उपछा बीमारी ये ऐसी बीमारी है जिसमें कि नीचे से धीरे धीरे जो जड़ें हैं सड़ने लगती हैं, और ऊपर जाकर के पूरी काली पट्टी 3 फीट तक बन जाती है। फिर पौधा पूरी तरीके से, अगर फली भी लगी रहती है तो उसमें कोई दाना नहीं बनता है फिर पूरी तरीके से। तो ये इससे भी जो है लगभग 15 से लेकर के 40% तक नुकसान कभी कभी पाया जाता है। और तीसरी बीमारी है जहां पर की बरसात जब कभी कभी ज्यादा होती है, तो एक कहते हैं फाइटोफथोरा, जिसको कि अंगमारी रोग है। जी। पौधे के जड़ से ऊपर 3 फीट पर एक ऐसी गांठ बन जाती है कि पौधे का जो विकास है अरहर का, वो पूरी तरीके से रुक जाता है। इस प्रकार से उत्पादकता इससे भी 30 से 35% तक प्रभावित होती है। यानी सीधे तौर पर हम मान सकते हैं डॉक्टर सिंह, जो हमारी उपज है वो प्रभावित होती है, और उसके साथ साथ एक गुणवत्ता की जो किसान को उम्मीद रहती है, मुनाफा उसके जरिए मिलता है, वो मुनाफा नहीं मिल पाता। किस तरीके से रोग प्रबंधन जो है उसको हमारे किसान अपना सकते हैं, इस बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खरीफ दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। फसलों में रोग प्रबंधन करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उड़द और मूंग दलहनी फसलों में खरीफ की मुख्य फसलें हैं। मूंग और उड़द में कई तरह के रोग लगते हैं, जिनमें से एक है पीला मोज़ेक रोग। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इसके अलावा मूंग और उड़द में भभूतिया रोग भी लगता है। इस रोग को बुकनी रोग भी कहते हैं। इस रोग में पत्तियों, शाखाओं और फलियों पर सफेद चूर्ण सा दिखाई देता है। बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक किस्मों की बुआई करना अच्छा रहता है। वहीं मूंग और उड़द में मोज़ेक रोग होने पर पत्तियां सिकुड़ने लगती है, पत्तियों पर फफूंदे पड़ जाते हैं। इस रोग में पौधों का विकास नहीं हो पाता। फसल को बचाने के लिए केवल प्रमाणित बीज की बुआई करें। रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। फसल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों को निकालकर डाइमेथोएट 30 EC दवा 1 लीटर या मिथाइलोडिमेटीन 25 EC की 1 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर जरूरत के अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 1 से 2 बार छिड़काव करें।
रोजाना आपने कई तरह के रोग और बीमारी लगने की संभावना रहती है दलहनी फसलों में, लेकिन उचित प्रबंधन अपना कर आप इनकी काफ़ी हद तक रोकथाम कर सकते हैं और अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर सुभाष आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग फसलों की भी अगर हम बात करते हैं, धान जो कि एक प्रमुख फसल है खरीफ की और अभी जिस अवस्था में है, वहाँ पर कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है इस फसल में? धान में इस अवस्था में तना छेदक, पत्ती लपेटक और भूरा फुदका, जिसको हम बीपीएच कहते हैं, उसका प्रकोप हो सकता है। तो तना छेदक में तो जैसे मृत केंद्र बनते हैं या बाली आने के बाद सफ़ेद बालियां बनती हैं, और पत्ती लपेटक तो उनके हरे पदार्थ को खा जाता है और पत्तों के दोनों सिरों को सिल देता है, जो दूर से पत्तियां सफ़ेद नज़र आती हैं। और बहुत ही खतरनाक कीड़ा जो अभी आ सकता है, जैसे अभी सितंबर है, सितंबर के अंत में भूरा फुदका है, जो तनों पे रहता है, ऊपर दिखता नहीं, और किसान भाई कई बार उसको देख नहीं पाते और स्प्रे भी करते हैं तो वो ऊपर पत्तियों पे करते हैं और वहाँ तक असर नहीं होता, और जब फसल सूखने लगती है तभी उनको पता चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो लगातार उसकी निगरानी करते रहें तने पे, और यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें और लगातार खेतों को पानी से भर के ना रखें। और बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब इसके किसी तरह के लक्षण, क्योंकि जैसे अगर किसान, आपने कहा कि तने पर नज़र नहीं जाती, ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन क्या किस तरह के लक्षण हम मान सकते हैं कि आने शुरू हो जाते हैं? कैसे ये कीट फसल को प्रभावित करता है? एक्चुअली इसके लक्षण जो संख्या पे निर्भर करते हैं। जब तने पे 2-4 कीड़े होंगे तो उतना असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब बढ़ने लगती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। और बहुत संख्या, जब 15-20 दिन तक हम इसको देख नहीं पाते, और इसकी संख्या, क्योंकि इसकी एक पीढ़ी जो है वो 15-20 दिन में पूरी हो जाती है, और अगर अनुकूल वातावरण है और खेतों में यूरिया बहुत डला है और पानी से भरे रहते हैं, नमी बहुत है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई यहाँ पर कि अगर खेतों में हमने यूरिया ज़्यादा डाल दिया है, कभी कभी किसान को लगता है कि अगर ज़्यादा खाद हम दे रहे हैं तो हमें अच्छी उपज मिल जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान होता है, हमें उतनी ही डालनी चाहिए जितनी संस्तुति की जाती है और मतलब बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सल्फर भी किसान भाइयों को शुरू में पोटाश जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो पौधों में कीड़े और बीमारी के लिए सहन शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन हमने देखा है किसान भाई यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया खेत में दे रहे हैं तो वो हो सकता है कि कीटों के प्रकोप को बढ़ा सकता है, वो फसल को उतना फायदा नहीं, उसको हरी भरी रखता है, तो उस पर कीट और बीमारी बहुत आकर्षित होते हैं और उनका प्रजनन बढ़ जाता है। तो उतना ही करें, संतुलित मात्रा में करें, खेतों को लगातार पानी से भर के ना रखें और जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। ये बेहद ज़रूरी। साथ ही डॉक्टर सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से बारिश जो चल रही है, मानसूनी सीज़न अभी चल रहा है, और कुछ हमारी दलहनी फसलें जो हैं, अगर पानी उनमें इकट्ठा रह जाता है, कई तरह की बीमारियां या रोग उसमें भी नज़र आने लगते हैं। किस तरीके से प्रबंधन अपना सकते हैं या कैसे इसकी देखभाल करें हमारे किसान? देखिए, इस समय जो मेन फसल है, जिसे अरहर की मैंने फसल बताया, मूंग है और उड़द जी, और जिसे राजस्थान में देखा जाए तो हमारी एक मोस्ट मिल भी है, जिसका एक अच्छा रकबा है, लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया, माने 10 लाख हेक्टेयर एरिया। जी बिल्कुल। तो खरीफ की हमारी 4 प्रमुख फसलें हैं। तो विशेष करके हमने बताया कि अरहर के खेत में, क्योंकि अरहर की जो जड़ें हैं मूसला जड़ें होती है, माने उसमें टैप रूट सिस्टम होता है, सीधे जाती है जमीन में, तो कभी कभी क्या 2-3 महीने तक इनकी बढ़वार बहुत धीमी गति से होती है। तो पानी का जहां भी रुकाव हो जाता है, तो मैंने बताया ना कि गांठ वाला जो एक बीमारी वाला मोटा गांठ हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई अगर जल निकास का उचित प्रबंधन कर लेते हैं तो इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा जा सकता है। दूसरा, हमारी जो मूंग की फसल है, मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर जितना ही जिन तक पानी का टिकाव होगा तो जो उसकी बढ़वार है वो ज्यादा हो जाएगी। जब बढ़वार ज्यादा हो जाएगी तो उसमें फूल उतने ही कम लगते हैं और फलियां भी कम लगती हैं। तो जहां जहां पर किसान भाइयों के खेत में अगर बरसात ज्यादा हो रही है, पानी का रुकाव हो रहा है, तो उसको पानी को जरूर निकाल दें। यानी पानी की निकासी की व्यवस्था हमारे किसान को करनी होगी, जिससे फसल जो है वो प्रभावित ना हो। फिलहाल डॉक्टर सिंह, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। मंदसौर से हमारे साथ ये जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी। अरे सर, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में एक भी दुकान पे सही दवाई नहीं मिलती, सारी नकली दवाइयाँ मिलती है। जी, यानी जो कीटनाशकों की आप बात कर रहे हैं?
जी, मैं दवाइयों के बारे में कहना चाहता हूँ। जी जी, तो उसके लिए हमें अच्छी दवाई मिलनी चाहिए। जो टीवी में बताते हैं ये वैज्ञानिक लोग, एक भी दवाई नहीं मिलती है दुकान पे। चलिए, ये एक समस्या रहती है डॉक्टर साहब के, जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो लगातार बताते हैं, लेकिन जो शायद घरेलू बाजार को देखा जाए उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती, और फिर जो कुछ हमारे जो बाजार में दुकानदार हैं वो शायद गलत दवा जो है वो भी किसानों को दे देते हैं, या रसायन जो होता है उसमें मात्रा ज़्यादा होती है जिसका नुकसान जो है ज़्यादा हमारे किसान को हो जाता है। कैसे ये सुनिश्चित हो सकेगा जो दवा बताई गई है वही हमारे किसान लें, और उपलब्धता उनको कहाँ से हो सकती है? वो तो देखिए, जो पेस्टिसाइड विक्रेता हैं वहीं से मिलता है, लेकिन किसान भाई इतना जरूर कर सकते हैं कि वो अच्छी कंपनी की कीटनाशी खरीदें और अपनी रसीद जरूर मांगे। क्योंकि अगर रसीद मांगेंगे तो वो उसको अच्छी कंपनी, क्योंकि आजकल बहुत से जो है कीटनाशी जो हैं वो घटिया गुणवत्ता वाले मिलते हैं, जिससे किसान भाई उनको प्रयोग करते हैं लेकिन कीटों और बीमारियों पर उनका असर नहीं होता। तो हम यही कहेंगे कि आप अच्छी कंपनी की खरीदें, रसीद जरूर मांगें, और जो जिसकी संस्तुति की गई है वही लें, क्योंकि जो विक्रेता हैं वो जो भी उनके पास उपलब्ध होती है उनको दे देते हैं। जी बिल्कुल। और वैसे किसान भाई मैं बताऊंगा, जैसे जैविक कीटनाशी हैं, जैसे हम कहते हैं कि नीम के बीज का अर्क है, नेस्के जिसको कहते हैं, या नीम ऑयल है, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, जो हमारे पास जैविक विकल्प हैं उसके बारे में भी आपसे मैं विस्तार से यहाँ जानकारी लूँगा। लगातार आपको हम बताएंगे कैसे और ज़्यादा कीट प्रबंधन में आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उसमें किस तरीके से आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं, कीटों की रोकथाम कर सकते हैं, और ख़ासतौर से जो दलहनी फसलें हैं वहाँ पर कैसे आप रोगों का नियंत्रण या रोग प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। नवल जी। सर, मैंने प्याज की खेती बोई है। प्याज, बारिश का प्याज में बहुत जोर से कीटाणु लग रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, ऊपर से दवा डाल डाल के परेशान हो। कोई बताइए जी, क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं, अगर आप बता पाए? अरे उसमें पत्ते सूख रहे हैं ऊपर से। पत्ते जो हैं वो मतलब मुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, मुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो प्याज तो नीचे तक सूख गया साहब। अच्छा, चलिए बिल्कुल। दवाएं भी ला दी बाजार से, जो भी बता रहे हैं, जो ग्राम सेवक से भी लिखवा के लाया, तो कुछ जी फायदा नहीं है। तो आपको लग रहा है कीट की वजह से, किसी कीट की वजह से ये स्थिति लग रही है आपको? हाँ जी सर। चलिए बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर सुभाष, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या किसी कीट का प्रकोप हम ये मान सकते हैं जो प्याज में? जी, प्याज में थ्रिप्स एक कीट होता है छोटा सा, जी, जो उसको नुकसान करता है। तो जैसे लेकिन ये लक्षण बता रहे हैं जो झुक गए हैं, तो हाँ, तो उसमें स्पेस पे दाग भी बन जाते हैं। तो हो सकता है थ्रिप्स की वजह से हो जी। तो देखिए उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसके लिए ये एक तो या तो
नीम ऑयल या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसका हम अर्क कहते हैं 5% का, या नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, या इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% आता है उसका 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय हैं आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं कृषि विशेषज्ञ से, क्योंकि क्षेत्र अनुसार कई हम मान सकते हैं जो किस्में जो आप चयन करते हैं तो और विशेष जानकारी जो है आपको मिल सकती है इस बारे में। फिलहाल डॉक्टर सिंह आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर अरहर की बात करते हैं, मूंग या उड़द की बात की जाए, यहाँ जो समस्याएं लगातार चलती रहती हैं, लेकिन क्या इसका एक विकल्प ये भी है कि जो किसान है वो फसल चक्र अपनाए, ये नहीं कि एक बार में एक ही जो दलहनी फसल है उसको हम लेते रहें बार बार? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए विशेष करके दलहनी फसलों को जहाँ पर खेती किसान भाई करते हैं वहां पर फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। जी। तो उठा जो बीमारी है उसका जो फ्यूजेरियम है वो जमीन में ही उगता है, तो उसको बचाव के लिए अगर किसान भाई एक साल अरहर के बाद उसमें कहीं मक्का है, ज्वार है या कोई अन्य फसलें अगर वहां उगा लेते हैं तो धीरे धीरे जो उठा बीमारी का जो प्रतिशत है वो कम होने लगता है। इस प्रकार से फसल चक्र अपनाना बहुत ही जरूरी है। विशेष करके जैसे देखिए मूंग और उड़द की फसल है, ये बड़ी ही कम अवधि की प्रजातियां हैं, इनमें विकसित की गई है। अगर उनको किसान भाई अपना ले तो उन प्रजातियों के अच्छे गुणवत्ता बीज अपनाने से भी लगभग 95% तक रोग प्रबंधन मूंग और उड़द में जो हमारी सबसे भयंकर बीमारी जो पीला चित्तपर्ण या मोज़ेक की बीमारी या पीला चित्तहरी रोग कहते हैं, अगर आप जो प्रजातियां हैं उनके बीज का अगर हम किसान भाई प्रयोग कर लेते हैं तो 95% से उस बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, साथ ही हमारी जैसे आप बता रहे हैं अलग अलग प्रजातियां हैं दलहनी फसलों की, तो क्या हम मान सकते हैं कि जो लंबी अवधि वाली प्रजातियां हैं, किस्में हैं, उनके साथ ही अगर जो कम अवधि वाली किस्मों का चयन हमारे किसान करेंगे तो वहां पर रोगों की संभावना कुछ कम रह सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दीर्घकालीन का जो क्षेत्र है वो अलग तरीके का है, तो उस क्षेत्र के लिए अलग प्रजातियां विकसित की गई है। जैसे इस समय जो सबसे बढ़िया जो प्रजाति है जो उत्तर भारत के लिए विकसित की गई है वो नरेंद्र अरहर 3 है। नरेंद्र अरहर 3 है जो 240 से 200, और यानी क्षेत्रवार हम मान सकते हैं इन किस्मों को कि लंबी अवधि के लिए अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ की जलवायु कैसी है, और कम अवधि यानी कम समय आपके पास है तो आप इन किस्मों का चयन आप कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो सर, हमारे मूंगफली की फसल है। जी सोनू जी। सर वो मूंगफली की बीज खाते हैं सर कीड़े। मूंगफली जी, मूंगफली का जो बीज है उसमें कीड़ा आ रहा है। कीड़े खाते हैं मूंगफली को। जी, किस रंग का कीड़ा आपको नजर आ रहा है? पत्ता हल्के सफेद पत्ता है, नीचे है। जी, ये पत्ते पे आपको नजर आ रहा है। बीज खाते हैं सर सफेद सफेद। चलिए, सफेद रंग का बता रहे हैं जो कि बीज पर इसका असर पड़ता है। काले काले भी पत्ते पे है अभी क्या? जी सोनू जी, काले भी सर। अगर आप ये बता पाएं कि जो आपको कीट नजर आता है ये पत्ती पे नजर आ रहा है ऊपर? जी सर। चलिए बिल्कुल, ऊपर की तरफ सफेद नजर आता है, इसका मतलब सफेद मक्खी हो सकती है। जी, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। पे भी इसका असर हम हाँ, सफेद मक्खी तो बहुभक्षीय कीट है, तो कई फसलों पे इसका आता है, तो हो सकता है सफेद कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा होता है सफेद मक्खी, वो नुकसान करता है, रस चूसता है। तो उसके लिए जैविक अगर करना चाहें तो नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड जो मैंने आपको 17.8% उसका 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी उसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा है ये सफ़ेद मक्खी जो कीड़ा है वो पीले जो चिपकाऊ ट्रैप्स होते हैं, पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है, तो उसको भी अगर हम खेत में लगाएंगे तो उस पर भी
ये चिपक जाता है। यानी तो हमारे जो उससे भी येलो इसकी- स्टिकी टाइप है हाँ, उस पर उसके भी इसकी संख्या कम करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। साथ ही इस बारे में सुभाष और विस्तार से आपसे हम जानना चाहेंगे। हम येलो स्टिकी कार्ड की बात करते हैं या दूसरे विकल्प हमारे पास हैं, जब समेकित कीट प्रबंधन की हम बात करते हैं, क्या कुछ विकल्प इसमें और कैसे ये हमारे किसान की आमदनी को बढ़ा सकते हैं जो कि कीट प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं? हाँ, जैसे हम कहते थे, एक तो हमें लगातार फसलों की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कीड़े फसल पे नहीं होते, दूसरी फसलों से आते हैं, और कभी होते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर हम उसी कम संख्या पे भी कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो उसका बेवजह खर्चा होता है। दूसरा, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। बिल्कुल। तो दूसरा, जैसे खाद का भी अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उसका भी हम अगर संतुलित करेंगे तो उसमें खर्चा कम होता है। तीसरा, जैसे निगरानी करने के बाद कीटनाशी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर करते हैं तो खर्चा कम होता है। और हमारे खेत में बहुत से जैविक प्राणी होते हैं, और जिनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, वो हम किसान के मित्र होते हैं, उनकी भी हमें पहचान होना बहुत ज़रूरी है। हम फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। जी, ये भी एक बेहतर विकल्प फेरोमोन ट्रैप है। मैं विस्तार से जानकारी लूंगा फेरोमोन ट्रैप के बारे में। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। दलपत जी, माधोपुर तहसील आलोट से दलपत सिंह गुजर बात कर रहा हूँ। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार दलपत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हमारे जो मूंगफली की जो फसल है जी, उसमें जब से बुआई करी तब से, हाँ, मूंगफली के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बुआई करने के बाद उसमें उसके पौधे जो है अभी तक सूख रहे हैं, करीब 2 महीने से 70 दिन के आसपास हो चुकी, उसमें जब से बुआई करी तब से अभी तक पौधे जो है मुरझा रहे हैं, क्या कारण है सर? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, एक सवाल आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं दलपत जी, मूंगफली की फसल इन्होंने ली है और जो पत्ते हैं अभी तक करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो लगातार सूख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं बताना चाहूंगा, देखिए मूंगफली भी एक तरीके से दलहनी फसल क्या उसमें गुण है, क्योंकि उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसका भी सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल। जो आकाश में उड़ रहा है तो उसको भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है भूमि में। लेकिन तिलहन, चूंकि इसमें तेल की मात्रा होती है, तो तिलहनी फसलों के अंदर मूंगफली को बांटा गया है। तो ये देखिए क्या होता है, मूंगफली विशेष करके जो बलुई या बलुई दोमट जो हमारी मृदाएं हैं वहीं पर खेती होती है। और मैं राजस्थान को देखता हूँ तो विशेष करके एक दीमक जो कीट है, ये जमीन में जो बलुई और बलुई दोमट है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दीमक का प्रकोप होता है। तो दीमक के लिए जो भी हमारा भूमि शोधन है उसके लिए करना बहुत ही जरूरी है, चाहे मेलाथियान से करना हो चाहे, लेकिन इसको अगर शुरुआत में आप अगर पूरी तरीके से भूमि शोधन नहीं करते हो तो इस प्रकार की परेशानी बाद में आती है। अब इस अवस्था में बहुत ज्यादा उसको हम लोग नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से वो भूमि का अगर इन्होंने शोधन अच्छी तरीके से कर दिया होता तो शायद आज जो उनकी फसल सूख चुक रही है। जी तो बिल्कुल, यानी शुरुआती चरण में ही देखभाल की आवश्यकता रहती है। तो जो हमारा 10% का जो मेलाथियान चूर्ण है या क्लोरोपाइरीफास का चूर्ण है, जो हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम प्रस्तुत करते हैं, दीमक से बचाव के लिए शुरुआत में वह किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि वह जरूर भूमि शोधन करें, तो आने वाले दिनों में उनकी मूंगफली की जो आज पौधे मर रहे हैं वह उनकी संख्या मतलब बहुत ही कम हो जाएगी और उनका अच्छा फसल होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। चलिए बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार राजीव जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी बोल रहे हैं कि धान का फसल मतलब उजला उजला हो जा रहा है, सफेद तरह मतलब हो जा रहा है, फूल भी उसका। जो धान की फसल है वो सफेद आपको नजर आ रही है? जी। कितना वक्त हो चुका है आपकी फसल को? यही 2 महीना। चलिए, बाली सफेद नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है, फूल कह रहे हैं। नहीं, फूल नहीं, उजला हो जा रहा है, मतलब पेड़ उसका सफेद हो जा रहा है। जी, यानी बाली ऊपरी सिरा है, बाली सफेद हो जा रहा है। हाँ, सफेद हो जा रहा है, केवल बाली, फूल नहीं है वो। जी बिल्कुल, पत्ता सफेद हो जा रहा है। जी
जी। पत्ता सफ़ेद तो पत्ता लपेटे की वजह से होता है, क्योंकि जब अधिक संख्या में होता है तो उसके हरे पदार्थ को खा जाते हैं और सिल देते हैं तो सफ़ेद न। उसके लिए आप एक कार्टेप दानेदार कीटनाशी मिलता है, उसका 8 से 10 किलो प्रति एकड़ उसका भुरकाव कर सकते हैं जी। तो इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष, अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है ये कि क्योंकि जो अच्छी किस्में आती हैं हमारी, किसान उनका चयन करें। क्या ऐसा भी है कि कीट में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है और फिर समस्या जस की तस बनी रहती है अगर हम अलग अलग किस्मों का चयन नहीं करते हैं तो? हाँ, ये तो जैसे है कि हम कहते हैं कि जैसे हम समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहला तो है सही बीज का चयन जी जो होता है। तो उसमें हम कहते हैं अगर प्रतिरोध किस्म अगर उपलब्ध है तो उसकी तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें अगर प्रतिरोध है फसल में तो दूसरे जो मीन्स तरीके हैं उनकी कम ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशियों की कम ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों को चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रतिरोध किस्मों के बीज खरीदने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो और उसके बाद तो दूसरे तरीके हैं, जैसे आप पहले भी बताया कि और फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कई फसलों में है, जैसे हम धान में भी आप जो पीला तना छेदक है उसके लिए कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग निगरानी के लिए किया सकता है। जब हम 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाते हैं तो उसे निगरानी से फ़ायदा ये होता है कि पता लगता है कि फसल पे कीड़ा आना शुरू हो गया है जी। तो उससे हमें सही समय पे कीटनाशी के प्रयोग का संकेत मिलता है और जो हम अत्यधिक कीटनाशी प्रयोग करते हैं उस के प्रयोग से बच जाते हैं जी। और अगर हम 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नर पतंगे आके उसमें फंसते हैं तो उनका प्रजनन रुक जाता है और जिससे कीटनाशियों की कम ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रैप का इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा अगर हम बात करें तो। हाँ, उसकी एक संख्या होती है जी बिल्कुल। तो देखिए, उस निश्चित संख्या में आप इनको लगा सकते हैं और अपनी लागत को कम करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो हमारी खरीफ की फसलें उसमें कैसे आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं और जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं वहाँ पर कैसे आप रोग प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग रोग जो हैं उनकी समस्या रहती है, लेकिन फ़िलहाल की जो अवस्थाएँ हैं अगर उनको देखा जाए, क्या उस हिसाब से जो रोग हैं उनका असर ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है, हमें बीमारियों का प्रकोप बढ़ता नज़र आता है, क्योंकि शायद समय रहते जो किसान है वो निगरानी नहीं कर पाते फसल की? इस समय देखिए, जिसे हमारे जो कम आमदनी वाली फसलें हैं, अगर किसान भाइयों ने पूरी तरीके से भूमि शोधन और बीज शोधन करके जो संस्कृत प्रजातियां हैं, विशेषकर मैंने बताया कि जो हमारा उड़द और मूंग और मोठ भी है, इसमें सबसे जो प्रमुख रोग है वो पीला चित्रवर्ण रोग है। एक तो ये अगर हम पीला चित्र रोग जो अवरोधी प्रजातियों का किसान भाई प्रयोग करते हैं, पीला चितहरी रोग जो प्रजातियां हैं, जैसे कि उड़द में आप देखेंगे तो प्रताप उड़द एक है, एक पंथ जो है उड़द 31 है, एक अभी 2016 में एक वैरायटी निकली है बल्लभ उड़द एक है, इसी तरह से IPU 2-43 एक प्रजाति है, ये दक्षिण भारत के लिए संस्कृत है। तो ये क्या है कि अगर इन प्रजातियों का प्रयोग किए हैं तो इन प्रजातियों से मैंने पहले बता दिया कि 95% तक बचत हो सकती है, लेकिन फिर भी जो अभी इस समय अवस्था है, इस समय फूल की अवस्था है, कहीं कहीं पर बरसात लेट होने से बुआई भी जुलाई के लास्ट में अगस्त में हुई है, तो लेट अवस्था में तो फूल की अवस्था में क्या होता है कि रस चूसक कीट लगते हैं, वो भी इस बीमारी को निमंत्रित करते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि जो रस चूसक कीट है, जिससे कि सफेद मक्खी विशेष करके फ्लाई करते हैं, जैसिड करते हैं, इन कीड़ों के बचाव के लिए ये सबके लिए है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे फूल की अवस्था आती है, किसान भाई जैसे डाइमेथोएट है जिसको रोगार बोलते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड है 17.8% का 15 लीटर का जो बीज का स्प्रेयर है उसमें 7.5 मिलीलीटर दवा का घोल बना करके, माने 1 लीटर में आधा ml दवा डाल करके अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं और 10 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करते हैं, तो एक तो जो रस चूसक कीट है उनका जो है पूरी तरह से प्रबंधन होता है, तो दलहनी फसलों में ज्यादा फलियां लगती है, उड़द मूंग और मोठ में जब फलियां ज्यादा लगेंगी, दाने बनेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। जी, काफी फायदा यानी इसके जरिए हो सकेगा समय रहते जो किसान अगर निगरानी रखें और उसके बाद उचित प्रबंधन अपनाएं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी ईश्वर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो। हाँ सर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रहा है जी, सवाल पूछ सकते हैं आप ईश्वर जी अपना। तो मेरा धान फूटने के कगार में है और पीला पत्ती हो जा रहा है, इसके लिए क्या दवाई सीखी? जो धान है वो सूख रही और पीला पड़ रहा है? हाँ। चलिए, बिल्कुल ये स्थिति बता रहे हैं ईश्वर जी छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर सुभाष, तो क्या स्थिति हो सकती है? आपने उसकी जांच की पौधे की कि उस पे कोई कीड़ा है तने पे? नहीं, उसके पत्ती सूख रहा है ऊपर हिस्सा में। पत्ती जो है वो सूखने लगी है और पीली पड़ रही है। पत्ती सूखना देखिए, जैसे हॉपर की वजह से जो भूरा होता है उसकी वजह से भी सूखता है, और उसकी वजह से कई बीमारी होती है, जैसे आप क्या उस बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको जो सिरे ऊपर से पत्ता सूखता है उसके लिए, तो अगर वो देखना पड़ेगा कि किसी को दिखा दें विशेषज्ञ को, तो जो अगर वो उसका है जीवाणु जो जनित बीमारी होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसके लिए तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव किया जाता है। अगर और BPH होगा अगर उसकी वजह से, तो आपको इनको तने पे जांच करनी पड़ेगी, और तने पे अगर कीड़ा होगा तो उसके लिए तो इमिडाक्लोप्रिड। जी बिल्कुल, और ये भी देखिए बहुत ज़रूरी कि जब भी आप किसी भी दवा का छिड़काव करें तो जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें। आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी आप ये सलाह ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर सुभाष, अगर बात की जाए जैसे प्रमुख कीटों की, हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं जो हमारी खरीफ की फसलें, लेकिन इसके साथ साथ
जो हमारे किसान बागवानी में सक्रिय रहते हैं या सब्जियों की खेती करते हैं, वहाँ कौन से प्रमुख कीटों की संभावना बनी रहती है? अभी जैसे सब्जी की फसलों की बात करें तो अभी जो खेत में है भिंडी है जी, बैंगन है और दूसरे लौकी जी, कद्दू वर्गियाँ वाली सब्जी हैं। तो जैसे भिंडी में तो अभी रस चूसने वाले कीड़े जैसे सफ़ेद मक्खी, तेला वो आते हैं, और एक जो इनका फल छेदक है भिंडी का, जिसको फल छेदक या जो उसके शलभ को भी छेदित करता है, तो इनका प्रकोप हो सकता है। तो इनके लिए अगर रस चूसने वालों कीड़ों के लिए जैसे मैंने कहा आपको, किसान भाई अपना जो नीम के बीज का अर्क या नीम ऑयल जी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो फल छेदक है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सुरक्षित विकल्प के रूप में देखिए कई सारे विकल्प अब आपको मिल जाते हैं, ये नहीं कि सीधा आप रसायन का या दवा का छिड़काव करने लगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? रियाज जी हमारे साथ जुड़े हैं नासिक महाराष्ट्र से। रियाज जी आवाज़ मिल रही है आपको? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे संपर्क हमारा हो सके। हेलो रियाज साहब, आवाज़ पहुंच रही है आपके पास तक हमारी? चलिए संपर्क फिलहाल हमारा इनसे नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे इनके साथ जुड़ने की। साथ ही जो और दर्शक हैं वो भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर सिंह आपके पास भी हम आना चाहेंगे, जैसा आपने लगातार हमें बता रहे हैं कि जो रोग प्रबंधन है वो कितना उचित रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बीजोपचार जो आपने शुरुआत में ही हमें बताया कि अगर किसान शुरुआत से ही बीजोपचार करते हैं तो काफ़ी हद तक जो मृदा जनित रोग हैं या दूसरे रोग हैं उनकी संभावना को पहले ही हम रोक सकते हैं और एक अच्छा रोग प्रबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए विशेष करके जो दलहनी फसलें हैं उनके लिए जो गर्मी की जुताई है विशेष करके बहुत ही आवश्यक है। जिन खेतों में गर्मी की जुताई हम मिट्टी पुनर्ठन से करते हैं तो उससे फायदा होता है कि जो हमारे विषाणु रोग है जो उनके वो खत्म हो जाते हैं, साथ ही साथ हानिकारक कीट भी खत्म हो जाते हैं, उससे भी रोग लगने की जो मृदा जनित रोग है उनसे खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात आती है कि जिसको भी हम FIR कहते हैं, पहले हम फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम कल्चर से। तो आज जो है कि बीज का जो है शोधन और बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जैविक बीजोशोधन की बात आती है, हम हर जगह बात करते हैं ट्राइकोडर्मा का जैसे बीज है उसको 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम बीज शोधन करते हैं तो हमारे जो रोग लगने की जो संभावनाएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर हमारी दलहनी फसलें हैं, चूंकि मैंने पहले बताया कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्सेशन का कार्य केवल दलहनी फसलों को प्रकृति ने दिया है, तो उसके लिए राइजोबियम कल्चर का पैकेट सभी दलहनी चना मतलब मोठ का अलग है, उड़द का अलग है, अरहर का अलग है, मूंग का अलग, सब दलहनी फसलों का पैकेट भी आता है, आजकल लिक्विड भी आता है। इसको हम लोग बीजोपचार करते हैं। तो इन सबके करने से जो हमारे जो बीज जनित विशेष करके रोग है, जो शुरुआत में बीज जनित रोग लगने की संभावनाएं रहती हैं, उनके भी लगने की संभावनाएं लगभग 40 से 45% तक कम हो जाती है। यानी उनकी भी रोकथाम हम कर सकते हैं। जो बीज जनित रोग हैं, अगर हम बीज का उपचार सही समय पर कर लेते हैं, बुआई से पहले बीज को अगर हम उपचारित कर लें तो ये फायदा जो है आने वाले समय में हमें मिल सकता है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसमें आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं और साथ ही जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं वहाँ पर रोग प्रबंधन करके अपनी लागत को बचा सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी कि पूरी जानकारी आपके पास हो। आपको बता दें लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? पीताम्बर जी आवाज मिल रही है आपको? जी पीताम्बर त्यागी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, मैं सफेद मूंगफली के बारे में जानकारी चाह रहा था जी। वैरायटी उत्तम रहेगी? जो सफेद मकड़ी आपको नजर आ रही है अपनी फसल में जी, मूंगफली की फसल में मूसली, सफेद मूसली कुछ है जी। चलिए मूंगफली की फसल की ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें पीताम्बर जी। सर मेरा सवाल ये था, मैं सफेद मूसली की खेती करना चाहता हूँ। सफेद मूसली, चलिए तो बिल्कुल। आप अपने जो वैज्ञानिक वगैरह हैं उनसे वगैरह ये पूछ करके बता दीजिए कौन सी किस्म अच्छी रहेगी। बिल्कुल पीताम्बर जी, देखिए आज हम खासतौर से जो खरीफ की हमारी फसलें हैं उसमें कीट प्रबंधन और जो हमारी दलहनी फसलों में रोग लगाते हैं उसका कैसे प्रबंधन किया जाए इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप सफ़ेद मूसली के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब जल्द से जल्द आपको दे सकें। खासतौर से जो हमारे औषधीय पौधे रहते हैं या उनके किस तरीके के गुण हैं इसके बारे में लगातार आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल रुक लेते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, आप इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? हेलो जी डॉक्टर सिंह, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं सफ़ेद मूसली के बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, हमको सफेद मूसली की जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और ये बेहतर ज़रूरी क्योंकि यहाँ भी तमाम संभावनाएं रहती हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे, अगर आने वाले समय की अगर बात की जाए किस तरीके से दलहनी फसलों के ज़रिए हमारे जो किसान हैं वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर रोग प्रबंधन उन्होंने कर लिया इसका सीधा प्रभाव हम मान सकते हैं उनकी आय पर पड़ सकता है। सही बात है, बिल्कुल। देखिए ये सब अल्पकालीन फसलें हैं। मैं दो चीजें केवल बताना चाहता हूँ, विशेष करके मूंग के केस में हमारे वैज्ञानिकों ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और उनके सहयोग से पूरे देश में ऐसी प्रजातियां जैसे अभी 205-7 IPM 205-7 जिसको विराट करते हैं और एक सूर्या वैरायटी आई, एक सिका वैरायटी आई है जो 55 से 60 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। 85% फलियां एक साथ पक्के तैयार होती है। मेरा ये है कि आज चूंकि मजदूरों की संख्या कम हो रही है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी के कारण इनका एक साथ पकने के कारण मैकेनिकल जो हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, मशीनों के द्वारा आप इसकी पूरी तरीके से कटाई करके मड़ाई करके किसान भाई एक साथ, नहीं तो पहले क्या होता था मूंग में बार बार तुड़ाई करो फिर उसकी वो करो, तो एक साथ आप जो है इसकी पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें देखिए खरपतवार जो अल्पकालीन फसलें जो 55 दिन की 60 दिन की होती है,
जो खरीफ में खरपतवार होते हैं उनसे सीधा उनकी प्रतियोगिता होती है। तो खरपतवार प्रबंधन खरीफ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और कभी कभी जो पीला रोग लगता है, पीला मोजेक रोग, एक खरपतवार जिस फसल के खेत में ज्यादा होते हैं वहां पर एक पीला चितहरी रोग ज्यादा लगता है। तो इसके लिए भी किसान भाई बुआई के तुरंत बाद, जिसको कहते हैं प्री इमरजेंस, उसमें पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करें। उसके लिए लगभग 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में है। उसी तरीके से बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक इमेजा कॉपर दवा है, उसका किसान भाई प्रयोग कर ले। तो खरपतवार प्रबंधन करके जो अल्पकालिक प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को जो भारतीय दलहन अनुसंधान या कृषि विज्ञान केंद्र है या राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय है, उन प्रजातियों का बीज अगर वहां से किसान भाई खरीद करके प्रयोग करते हैं तो 2 फायदे। एक तो रोग का प्रतिशत बहुत कम लगेगा, साथ ही साथ ये ऐसी फसलें हैं जो कि एक साथ फल जो है पक करके कटेंगी, तो निश्चित है किसान भाई को कटाई में जो समय है वो एक तो कम लगेगा, लागत में कमी आएगी और गुणवत्ता युक्त जो है एक बराबर के बीज मिलेंगे। जो 85% फलियां पकी रहती है उनका जो है दाना मिलेगा। तो जब एक बराबर का चमकीला दाना मिलेगा तो उसका बाजार में भी जो कीमत है, क्योंकि बार बार जब हम तुड़ाई करते हैं ना तो शुरू के तुड़ाई वाला तो दाना बड़ा होता है, दोबारा जब तुड़ाई करते हैं दाना छोटा हो जाता है। तो कई तरीके के जिसको कहते हैं अंडर साइज, जब विभिन्न प्रकार के दाने होते हैं, कोई चमकीले हैं, कोई फटमैले हैं, तो जब हम मंडी में किसान भाई ले जाते हैं, आज हमारे मूंग का जो समर्थन मूल्य है वह 7,196 रुपया है। भारत सरकार ने इस साल डिले किया है। उड़द का 6,000 रुपया है जी, और अरहर का 6,000 रुपया प्रति क्विंटल है। इस प्रकार से मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें की मुश्किल से 10 से 12,000 रुपया प्रति हेक्टेयर खर्च करके किसान भाई बड़े आराम से 45 से 50,000 रुपया की अपनी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 से 60 दिन, माने 2 महीने के दिन। आप समझ सकते हैं कि पर डे लगभग 800 से 900 रुपया मूंग की अगर पर डे की बात करते हैं तो किसान भाई प्रति हेक्टेयर जो है 800 से 900 रुपया पर डे की आमदनी जो है किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं यह जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा कम पानी और खाद भी, अगर हम खाद की भी बात करते हैं, जहां जहां पर दलहनी फसलें हम उगाते हैं उसके बाद वाली जो फसल, अगर मान लीजिए मूंग के बाद गेहूं बोया जाता है तो 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको कम डालना, माने आप समझ लीजिए कम से कम 3 किलो 50 किलो की जो यूरिया की बोरी है, जो आज हमको कहा जा रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमको यूरिया की जो मात्रा है खेत में कम डालनी। तो दलहनी फसलें एक ऐसा संदेश दे रही है कि अपने आप लगभग 1 हेक्टेयर में आपको 3 बोरी 50 किलो की बचाई जा सकती है। एक तो सबसे है कि जल की बचत होगी, हमारे जो है खाद की मात्रा जब जमीन में कम जाएगी तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत दिन तक कायम रहेगी, और साथ ही साथ लागत में कमी आएगी, क्योंकि जो हम खाद की मात्रा कम प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आने वाले फसल में भी लागत कम आ रही है, दलहनी फसलों में भी लागत कम आ रही है। जी बिल्कुल, विविधीकरण को हमको बढ़ावा देना है। ये बेहद जरूरी जो विविधीकरण की आपने बात कही कि इसके बारे में हमारे जो किसान हैं और जागरूक हो सकें और आगे बढ़ सकें। फिलहाल डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जोधपुर राजस्थान से बता रहे थे किस तरीके से जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो हमको और ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। साथ ही डॉक्टर सुभाष यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हमारे किसान अगर आखिरी विकल्प के तौर पर अगर हम मान सकते हैं कि उन पे रसायन का छिड़काव उन्हें करना है, इस दौरान क्या सावधानी वो बरतें? सावधानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो अच्छी गुणवत्ता का खरीदें, रसीद जरूर मांगें तो उनसे अच्छी गुणवत्ता उससे का उनको उत्पाद मिलेगा। और दूसरा, जब छिड़काव करें तो पूरी सावधानी रखें, अपने शरीर को ढक के रखें पूरी तरह जी। उसके दौरान अपने पूरे शरीर को कुछ खाएं पिएं नहीं, बीड़ी सिगरेट ना पिएं, और जो छिड़काव के बाद अपने हाथ पांव और उसको कपड़ों को बदल लें। चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा, जिससे किसी भी तरह की जो दुर्घटना है या और कुछ नुकसान जो है वो ना हो सके आपके स्वास्थ्य के लिए भी। फिलहाल डॉक्टर सुभाष, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
और अब चलिए आपको हम जल्दी से जो हमारा कल का विषय रहेगा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। हमारे जो कल के विषय रहेंगे, खासतौर से अगर बात की जाए खरीफ प्याज की उत्पादन तकनीक और शीतकालीन सब्जियों की तैयारियां, ये कल के विषय हमारे रहेंगे। इसके बारे में आप जानकारी ले सकेंगे। साथ ही अपना सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल आज हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।